नमस्कार, आवाज अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। एक्ट ऑफ गॉड, आज दिल्ली हो या मुंबई या फिर देश का कोई दूसरा शहर, हर तरफ धूल, धुआं और धुंध की घनी चादर फैली है। भले ही मैंने ये प्रतीकात्मक रूप से लगाया था, लेकिन लगभग बाहर भी यही स्थिति कि अगर आप इस मास्क के बिना बाहर निकलेंगे तो फिर आपको सांसों की इमरजेंसी फील हो सकती है और कुछ हो नहीं पा रहा, उसमें इसे एक्ट ऑफ गॉड ना कहें तो क्या कहें। हालात इतने बदतर हो गए कि सुप्रीम कोर्ट तक को कहना पड़ा है कि उनके पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि हाथ पर हाथ धरे रखकर बैठा नहीं जा सकता, इसलिए उसने प्रदूषण पर सरकार से जवाब मांगे हैं। पराली को पॉल्यूशन के लिए जिम्मेदार मानने वाली मानसिकता पर भी सवाल उठाए हैं। अब सीएससी की एक रिपोर्ट और दूसरे डेटा की तरफ भी इशारा कर रहे हैं कि पराली से भी बड़ा दुश्मन शायद व्हीकल और इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है। दिल्ली पर अपनी रिपोर्ट में सीएससी ने कहा है कि दिल्ली को गैस चैम्बर बनाने में स्थानीय कारक ज्यादा जिम्मेदार हैं। तो साफ है कि प्रदूषण के लिए इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट और दूसरे स्थानीय कारण ज़्यादा बड़े फैक्टर हो सकते हैं। और बात सिर्फ दिल्ली की नहीं है, अब तो दूसरे शहरों से भी इस तरह की आवाज़ें आने लगी हैं। मसलन बात मुंबई की करें तो वहाँ भी अब AQI कहीं 200 के पार गया है, कहीं उससे भी ज़्यादा है। अलग अलग उपाय करने की बात हो रही है। वहाँ निकाय चुनाव है या लोकल चुनाव आने वाले हैं, इसलिए भी थोड़ा मुद्दा बड़ा बन रहा है। लेकिन पॉल्यूशन तो पॉल्यूशन है, चुनाव हो ना हो, राजनीति हो ना हो, सांसों में तो आपको पता चल ही जाता है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर पॉल्यूशन का इलाज क्या है। हवा में घुलते इस जहर को क्या हम एक एक्ट ऑफ गॉड मानकर छोड़ रहे हैं? कभी लंदन और कभी बीजिंग भी प्रदूषण के कहर से परेशान थे, लेकिन अब उसने रास्ता निकाल लिया है। तो ऐसे में भारत कब अपने लिए स्वच्छ हवा का इंतजाम करेगा या कर पाएगा? यहाँ की खराब हवा का इलाज कौन करेगा? आवाज अड्डा में आज इसी पर हम अपनी बात रखेंगे, इसी खराब हवा की दवा पर बात करेंगे। और हमारे साथ इसके लिए मेहमानों का एक खास पैनल है। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं पर्यावरणविद विजयपाल बघेल, जिन्हें हम ग्रीन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, GDI के को फाउंडर अंकित जैन, नाइट फ्रैंक में रिसर्च की नेशनल डायरेक्टर अंकिता सूद, CSC की प्रोग्राम मैनेजर शामवी शुक्ला और पर्यावरणविद प्रीति महेश। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मौका राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता दिवस का भी है, लेकिन ये जागरूकता हम चाहते हैं कि अब परमानेंटली आ जाए और कुछ ऐसे उपाय हों कि वाकई में हम ये जो प्रदूषण है इससे मुक्ति पाएं, क्योंकि अब ये सिर्फ खराब हवा की बात नहीं रह गई, अब ये हमारी जिंदगी के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा हो गया। कई बीमारियां इससे हो रही हैं, कई दिक्कतें इससे हो रही हैं और अब डॉक्टर्स बहुत बातों में बोल देते हैं कि ये आपको इसलिए हुआ है क्योंकि पोल्यूशन है। खैर, शुरुआत करते हैं हम विजयपाल बघेल साहब आपसे। और चूंकि आपने इस पूरे विषय पे बहुत गहराई से काम किया है, सालों साल काम किया है, सबसे पहली बात कि आज की जो स्थिति है वो बनी कैसे? क्या ये हमारी प्रगति का बाय प्रोडक्ट है या फिर हमारी लापरवाही का बाय प्रोडक्ट है? कहां पर चूक की? हमने पास में उदाहरण देखे हैं, इंग्लैंड इस दौर से गुजरा, दूसरे देश जिन्होंने एक आर्थिक प्रगति की या इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, वहां पर भी प्रदूषण के ऐसे ऐसे चित्र आए थे। बीजिंग की तस्वीरें जिनका हमने जिक्र किया शुरुआत में 10-15 साल पहले, हम वहां से भी काफी कुछ सुनते थे, लेकिन अब वो खबरें आना बंद हो गई। तो क्या हम भी उस दौर से गुजर रहे हैं और गुजरना ही पड़ेगा, या फिर ये कुछ और चीजों का नतीजा है जो हमारे सामने है? आज से 3 दशक पहले जब भोपाल में त्रासदी हुई थी, इस दिन को हम है ना ब्लैक डे के रूप में, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस के रूप में मनाते हैं। जैसे कि अभी आपने कहा कि बीजिंग में 2013 में एक ब्लैक आवर लगा था और केवल 1 घंटे के लिए ना ब्लैक आवर लगा के बीजिंग ने नए जो व्हीकल रजिस्ट्रेशन थे वो बंद कर दिए और आज तक बीजिंग में नया रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। हमको है ना ऐसी कुछ सीखना चाहिए। और आपने जो कहा था कि हवा की दवा तो हरियाली है, हरियाली कम होगी क्योंकि ना वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 21% होनी चाहिए। 21% से कम होती है तो AQI लेवल बढ़ता है। जो इमिशंस, कार्बन इमिशंस जो हमारे वायुमंडल में फैलते हैं वो इस तरह की जो समस्या है, इस समस्या को नया एक आयाम स्थापित करते हैं। हम याद करें 2016 से पहले तो गैस चैम्बर तो नहीं बनता था।
उसके पीछे जो बड़ी वजह थी कि जो अरावली पर्वतमाला, अरावली जो रेंज है, वो जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो होता था उसको वो यहाँ जो मौसम जब परिवर्तित होता है, मौसम में जब नमी आती है, मॉइस्चर आता है, तो जो हैवी मेटल्स है वो इकट्ठे हो जाते हैं, घुल नहीं पाते। इस वजह से ये गैस चैम्बर बनने की स्थिति बननी शुरू हो गई है। हमने खुद अरावली को ख़त्म किया, चाहे वो माफियाओं के माध्यम से कराई हो, चाहे हमारी पॉलिसी के माध्यम से अरावली को ख़त्म किया। अरावली ख़त्म होते ही जो अरब सागर की तरफ से जितना भी डस्ट आता था वो पहले अरावली रोकती थी। अरावली जब डैमेज हो गई है तो वो सीधा ये जो एनसीआर जो क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ यमुना है और यहाँ का जो मॉइस्चर जब बढ़ता है, जैसे ही हम पहले तो दोष देते रहे थे कि पराली की वजह है, दिवाली की वजह है, लेकिन पराली दिवाली की कोई वजह नहीं होती है। ये गैस चैम्बर बनने में मैं कहता हूँ कि 53% तो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन इसका कारण बनता है, 28% इसका व्हीकल पॉल्यूशन इसका कारण बनता है। पराली तो 4% पे रह जाती है, दिवाली पराली हम सब मिला लें तो ये तो सब बहुत छोटे से उसमें आती है। लेकिन हम पराली जलाने वाले किसान को तो जेल में बंद कर सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादा पॉल्यूशन करने के जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई आज तक हुई क्या? नहीं हुई। हमको हरियाली जितनी बढ़नी चाहिए बढ़ी क्या? नहीं बढ़ी। 33% हरित क्षेत्र होना चाहिए। दिल्ली जैसे क्षेत्र में जहां हम लुटियन जोन की बात करते हैं, लुटियन जोन तो 40% ग्रीन कवर है, बाकी और दिल्ली 23% पे है। एक यहाँ आबादी, हम एनसीआर की बात करें तो लगभग 3.5-4 करोड़ के आसपास है। इसमें एक व्यक्ति को पर कैपिटा को रहने के लिए केवल हमको 1 मीटर से भी कम जगह का वायुमंडल मिल रहा है, और उसमें कितना ऑक्सीजन है, क्योंकि हम देखें तो पूरी दुनिया का जो सिनेरियो है, प्रति व्यक्ति पेड़ का औसत होना चाहिए 500, और दुनिया का जो 422 पेड़ प्रति व्यक्ति औसतन है। लेकिन भारत जहां पेड़ पूजा जाता हो वहां प्रति व्यक्ति पेड़ केवल 28 है, और ऑक्सीजन बनाने का जो कारखाना है, ऑक्सीजन बनाने की जो फैक्ट्री है वो केवल पेड़ है। ऑक्सीजन पेड़ के अलावा तो कहीं बनाई नहीं जा सकती। पेड़ कम हो रहे हैं, पेड़ नहीं कम हो रहे हैं, हमारी सांस कम हो रही है, और जो सांस में हम ले रहे हैं वो हम क्या ले रहे हैं? जो दूसरी गैसें हैं, पराली जलाने से CO बनता है क्या? कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है क्या? जबकि जो मापा जाता है उस जो एक्वाई लेवल बढ़ता है वो CO की वजह से बढ़ रहा है, और CO बढ़ता है डीजल अधजला होने की वजह से, चाहे व्हीकलर हो, चाहे जनरेटर हो, चाहे रेलवे हो, चाहे डीजल से चलने वाले जितने भी और मशीनरी हैं, वो डीजल अधजला होता है तो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, वो हमारे एक्वाई लेवल को बढ़ाता है। अर्बन एरिया में ही क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि वहाँ व्हीकलर और इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है, सल्फर डाइऑक्साइड वहाँ ज़्यादा है, और एक्वाई लेवल बढ़ रहा है। हम कोविड की बात करें, कोविड के टाइम पे उससे जो हमारी लिमिट है उससे कम मापने में आ रहा था ना। वो वजह केवल इतनी थी कि हमने ना जो सबसे ज़्यादा समझदार प्राणी है मानव नाम का, उसको बंद कर दिया। पेड़ कम हो रहे हैं, पेड़ कह रहे हैं, लोग कहते हैं कि जगह नहीं है। जगह, अरे टेरिस गार्डन बनाए, किचन गार्डन बनाए, वर्टिकल गार्डन बनाए, मियावाकी से हो रहा है। भाई हमको सांस जो लेनी है 3 सेकंड के बाद जो सांस हमको लेनी है वो तो वो जो ये पेड़ बनाएगा तभी तो हमको सांस मिलेगी। जी आप बातें सारी सही पेड़ कह रहे हैं। जब कम होंगे तो हमारी सांस भी तो कम होगी। अगली पीढ़ी के लिए हम क्या छोड़ के जाने वाले? जी मेरा कहने का अगली पीढ़ी के लिए ऑक्सीजन, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो कि ये बातें सब सही हैं सर, मैं क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? की बात करूं, जब अमेरिका के शायद मुझे विजय जी सुन नहीं पा रहे। ये बातें सारी सही हैं, लेकिन मूल सवाल तो यही था कि जब सब हमें पता है या आपको पता है तो फिर ये अनदेखी हुई कैसे, हम यहां तक कैसे पहुंच गए? और देखिए ये कोई नई बात नहीं है, ये होते होते भी 10-15 साल का वक्त बीत गया जब हम हर साल ये मौसम आता है प्रदूषण की बातचीत करते हैं। अंकित मुझे बताइए, आपकी कंपनी, जितना मुझे आइडिया है कि वो जिसे हम कहते हैं CND वेस्ट, उसको रिसाइकिल करने का
काम करती है, लेकिन कहाँ कितनी चीजें डंप हो रही है, कितना एक्चुअल रिसाइकिल हो रहा है, हमारे पास कोई पब्लिक डोमेन में इसका आंकड़ा नहीं है। हमें पता है कि बस हो रहा है। तो आप हमें बताइए कि क्या जितना जरूरत है उतना काम हो पा रहा है, उसके लिए उतनी सीरियसनेस है, और अगर है तो उसके क्या रिकॉर्ड्स अब तक हमारे पास हैं, कितना चेंज उससे आया, ये हमें कहां से पता चलेगा? तो पहले मैं एक करेक्शन करना चाहूंगा। मेरी कंपनी सीएनडी वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर काम नहीं करती है। हम लोग एक कंसल्टिंग फर्म है। हम लोग गवर्नमेंट को कंसल्टिंग और एडवाइजरी सर्विस प्रोवाइड करते हैं कि एयर पोल्यूशन से निजात पाने के लिए किस तरह की पॉलिसी होनी चाहिए और एनफोर्समेंट को किस तरह से सुधारा जा सकता है। दैट सेड, सीएनडी वेस्ट पे जो भी काम आज गवर्नमेंट कर रही है, जहां पर कुछ कुछ जगह पर हम भी उनको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं पॉलिसीज बनाने में या एनफोर्समेंट करने में, उससे आपके सवाल का जो जवाब है उसका आइडिया कुछ हद तक मुझे है, तो मैं वो आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। तो पहला तो जो सीएनडी वेस्ट है या सीएनडी डस्ट है, वो बिल्कुल अपने स्रोत से जब तक निकलते रहेगा तब तक वेस्ट मैनेजमेंट में हम बिल्कुल कैचअप ही प्ले करते रहेंगे। तो सीएनडी डस्ट को अपने सोर्स पे ही हम कैसे कंट्रोल कर सकें, वो इसका पहला सोल्यूशन होना चाहिए। इसमें सीपीसीबी की गाइडलाइंस हैं, सीएक्यूएम की भी गाइडलाइंस और डायरेक्शंस हैं जो दिए गए हैं राज्य सरकारों को भी और सारे कंस्ट्रक्शन साइट्स को भी फॉलो करने के लिए। लेकिन आज भी हम देखते हैं कि काफी जगह पर कंस्ट्रक्शन होता है बिना हरा पर्दा लगाए हुए, या कंस्ट्रक्शन की एक गाइडलाइन है को आपकी आपको सूखी कटाई नहीं करनी है, मार्बल या टाइल की सूखी कटाई नहीं करनी है, आपको वो गीले करके कटाई करनी है ताकि धूल ना उड़े। लेकिन बहुत जगह पर वो भी फॉलो नहीं होता है। एक गाइडलाइन है कि जो भी ट्रक्स आना जाना कर रहे हैं मलबा लेकर या कंस्ट्रक्शन का सामान लेकर, वो भी पूरी तरह तिरपाल से कवर होने चाहिए, और जो भी मलबा या जो भी सामान हम कंस्ट्रक्शन साइट पर रखते हैं उस पर भी पूरी तरह से पानी का छिड़काव लगातार होते रहना चाहिए ताकि सूखा धूल हवा में ना उड़े। तो इस तरह से अगर हम देखें तो गाइडलाइंस हमारे यहाँ पर ऑलरेडी इशू की गई हैं सीपीसीबी, सीएक्यूएम, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा। प्रॉब्लम आती है इसके एनफोर्समेंट में। एनफोर्समेंट में कहीं ना कहीं एक जो रोल डिवीजन है, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की कितनी जिम्मेदारी है सीएनडी वेस्ट का, सीएनडी डस्ट और वेस्ट का, और साथ ही साथ जो अर्बन लोकल बॉडीज होती है उनकी क्या जिम्मेदारी है, इसमें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है। जो हम लोग देखते हैं दोनों की ही कुछ जिम्मेदारी है, लेकिन साथ में दोनों ही एक दूसरे के ऊपर कभी कभी ब्लेम गेम भी डालते रहते हैं। साथ ही जब मान लीजिए कि सोर्स से पोल्यूशन निकल गया, जब डस्ट निकल गया सीएनडी वेस्ट से, तो उसके बाद वेस्ट मैनेजमेंट का एक एंगल आता है। वेस्ट मैनेजमेंट में कहीं कहीं पर कुछ प्लांट सेटअप हैं, दिल्ली के अंदर, गुड़गांव के अंदर कुछ कुछ प्लांट सेटअप हैं जहां पर सीएनडी वेस्ट को यूज करके उससे कुछ प्रोडक्टिव चीजें जैसे कि टाइल्स बना रहे हैं या पेवर ब्लॉक्स वगैरह बना रहे हैं। इस तरह की फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं कहीं पर अवेलेबल है, लेकिन वो पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं हो रही है। या तो वो सप्लाई चेन कि एक कंस्ट्रक्शन साइट से इस वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट तक पूरा का पूरा मलबा कैसे आएगा, या तो वो सप्लाई चेन सॉर्टेड नहीं है, सप्लाई चेन की क्लैरिटी नहीं है, या फिर कहीं ना कहीं ये प्लांट्स टेंडर रिलेटेड इश्यूज में फंसे हुए हैं, कुछ मैनेजमेंट रिलेटेड इश्यूज में फंसे हुए हैं। कहीं कहीं पर इन प्लांट्स का कोर्ट केस भी चल रहा है जहां पर शायद जो टेंडर की कंडीशंस थी उनको सरकार ने या फिर इन प्लांट के कंसोर्टियम्स ने उन्होंने पूरा नहीं किया। तो कहीं ना कहीं एक गवर्नेंस रिलेटेड एंगल भी आ जाता है कि प्लांट सेटअप होने के बावजूद भी वो पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है। तो हमें ये चाहिए कि जहां तक संभव हो हम पहले सोर्स से ही कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन डस्ट को कंट्रोल करें। लेकिन अगर सोर्स से कंट्रोल हम नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ एनफोर्समेंट रीजंस, बाय द वे अर्बन लोकल बॉडीज और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में जो वैकेंसीज हैं वो भी कहीं ना कहीं इसको कंट्रीब्यूट करती है, क्योंकि जो गवर्नमेंट का स्टाफ जाकर फील्ड पे इंस्पेक्शन करेगा वो स्टाफ ही अगर आधी कैपेसिटी पर काम कर रहा है तो हमारे पास सफिशिएंट लोग नहीं है जाकर फील्ड से इसको इंस्पेक्शन करने का। और अगर ये चीजें हो गई, अगर डस्ट वहां से निकल जाता है, उसके बाद वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट्स ठीक से चले और पूरा का पूरा एक सप्लाई चेन क्लियर जिम्मेदारी सेट हो कि जो कंस्ट्रक्शन साइट चला रहा है उसकी क्या जिम्मेदारी है, अर्बन लोकल बॉडी की यानी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वगैरह की क्या जिम्मेदारी है, और वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट की क्या जिम्मेदारी है। साथ ही साथ जैसा आपने बोला कि हाँ, कुछ मलबा के स्पॉट्स डेफिनेटली फिक्स होने चाहिए और केवल उन्हीं स्पॉट्स पर मलबा फेंकने की अनुमति होनी चाहिए। आज तो हर गली कोने में ही लोग मलबा फेंक देते हैं क्योंकि ये क्लैरिटी नहीं है। ऑल ऑफ दिस पुट टुगेदर ये भी पॉइंट आता है कि कहीं ना कहीं इन सबके पीछे एक कॉस्ट इन्वॉल्व है। कहीं ना कहीं या तो सरकार को, या मैं अगर घर खरीदने जा रहा हूं तो जो घर बन रहा है उसमें मुझे एक कॉस्ट देना पड़ेगा, या जो कंस्ट्रक्ट कर रहा है उसको कहीं ना कहीं कॉस्ट देना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं एक कॉस्ट का एंगल इन्वॉल्व है। वहां पर मुझे लगता है कि सरकार की जिम्मेदारी बनती है
कि कुछ ना कुछ इंसेंटिव वो अलग अलग स्टेक होल्डर्स को प्रोवाइड करें, क्योंकि इट इज अ सोशल इवल, इट्स अ सिचुएशन जहां पर मार्केट फेल हो रहा है, मार्केट एयर पोल्यूशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो गवर्नमेंट को एनफोर्समेंट टाइट करने के साथ साथ कहीं ना कहीं कुछ इंसेंटिव्स भी अलग अलग स्टेक होल्डर्स के लिए करने चाहिए। एक ये स्टिक और कैरेट के कॉम्बिनेशन से मुझे लगता है कि हम सबसे ज्यादा इम्पैक्ट इसमें क्रिएट कर पाएंगे। ठीक है, इसको समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ऐसी चीजों को एनफोर्स करें या थोड़ा इंसेंटिव जोड़ के भी उसे कराने की कोशिश हो सकती है। अंकिता मैम, ये बताइए कि नाइट फ्रैंक की अगर मैं रिपोर्ट की बात कहूं, एक हालिया की रिपोर्ट थी, उसमें दिल्ली में रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स की AQI को करीब करीब 30 से 40% तक खराब करने के लिए जिम्मेदार ठहराया है कि कंस्ट्रक्शन वेस्ट जो उड़ रहा है और वो तमाम चीजें। क्या डेवलपर्स, हम ये माने, अभी भी सारी पुरानी डीजल मशीनरी और धूल को कंट्रोल करने के नाम पे वो हरी झाली और वो जो पुराने उपाय हैं, बस उतना करके एक तरीके से बच निकल रहे हैं? देखिए, डेवलपर्स, जहां तक जो ग्रेड ए डेवलपर्स हैं, जितना हो सकता है वो इस चीज को, जैसे अंकित ने कहा, कर्बिंग इट द राइट एट द सोर्स, वो स्टेप्स लिए जा चुके हैं। जितने आपके इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के थ्रू जितनी गाइडलाइंस हैं, अंकित ने बहुत अच्छे से वो सारी चीजों को बताया है। तो चाहे वो मलबा ढकना हो, राइट एट द सोर्स, वेट सप्रेशन हो, आप सूखा वो नहीं कर सकते हैं। बट एनफोर्समेंट, जहां तक कह सकते हैं, डेफिनेटली एनफोर्समेंट इज एन इशू। एंड मैं इसमें स्टिक एंड कैरेट नहीं मानूंगी, बिकॉज ये तो हम सबको इम्पैक्ट कर रहा है। तो इसके लिए इंसेंटिव देने की जगह दिस इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी विच एवरीबडी नीड्स टू टेक। जैसे विजय सर ने कहा, एससी ने, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि इसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं। तो CND वेस्ट इज जस्ट वन ऑफ द कंट्रीब्यूटर्स। हमें सबको पता है कि इसका मेन कंट्रीब्यूटर आपका वेहिकुलर पोल्यूशन है। तो वेहिकुलर पोल्यूशन तो इसी टाइम नहीं रहता है विंटर्स में, वो तो पूरे साल उतनी ही व्हीकल्स हैं। हमारा पिछले साल ऑल टाइम हाई पे आपका वेहिकुलर सेल्स हुआ है। तो दिस इज CND वेस्ट इज वन ऑफ द फैक्टर्स। डेफिनेटली एनफोर्समेंट होना बहुत जरूरी है, बट इसको एक फैक्टर मान के चले। बट 70 to 75% आपका वेहिकुलर फॉसिल फ्यूल इमिशन है। तो उसको हम किस तरीके से निर्धारित कर सकते हैं, वो हमें एज अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी देखना चाहिए। इंसेंटिवाइज करना तो फिर एक तरह से वही मार्केट के साथ खेलना होगा। तो CND को एक पार्ट लेके वी नीड टू लुक एट द होल प्रॉब्लम इन एंटायरिटी। फिर सवाल अंकिता आपके लिए कि पिछले कुछ दिनों मेरा एक मौका लगा कि मैं UAE गया और दूसरी जगहों पर गया और वहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन फुल स्विंग में है। लेकिन एक बात जो मुझे नज़र आई वहाँ पर, कि वहाँ पर बहुत हैवी कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं और कई ज़्यादा गुना बड़ी इमारतें बन रही हैं, लेकिन आप महसूस कर सकते हैं कि ना तो वो उनमें से आवाज़ें आती हैं, क्योंकि वो भी एक तरीके का प्रदूषण है। 24 घंटे काम चल रहा है, आप एयर में सांस लेंगे तो आपको महसूस होगा राइट बिटवीन द कंस्ट्रक्शन साइट, पास में खड़े होके, कि नहीं एयर क्लीन है। आप एक फिंगर टेस्ट करेंगे और ऐसे उठाने की कोशिश करेंगे धूल को, उससे भी पता चलेगा। तो वहां वो ऐसा क्या कर रहे हैं जो हमारे यहाँ नहीं हो रहा? देखिए, राइट एट द सोर्स और उसके ऊपर से जो वेरियस टेक्नोलॉजीज हैं, अब जैसे यहाँ पे हमने उसको सप्रेस, डस्ट को सप्रेस करने के लिए हमने क्लाउड सीडिंग भी ट्राई किया। अब वो कहा कि उसमें ह्यूमिडिटी बराबर नहीं थी। सो वेरियस अदर थिंग्स, बट सोर्स पे जो उसको निप करना है वो बहुत जरूरी है। यहाँ पे कुछ डेवलपर्स हैं, ऑब्वियसली इट शुड नॉट कम एट द कॉस्ट ऑफ मनी, बट सोसाइटीज के अंदर या ऑल ओवर पानी का छिड़काव कॉन्स्टेंटली होता रहता है। क्योंकि अगर इसका आप क्लाइमेटोलॉजिकली देखें तो यही एक टाइम है जहां पे डेंस एयर जो है आपकी ट्रैप हुई है। पूरे साल यही वेहिकुलर पोल्यूशन रहता है, यही कंस्ट्रक्शन चलता है। पर ये टाइम पीरियड है हमारा साल का, इसमें ज्यादा इम्पैक्ट होता है। तो इसी के हिसाब से फिर हमें अपना सारा प्रोग्राम्स भी बनाने चाहिए कि इसको हम कैसे एड्रेस कर सकते हैं। देखिए, डेवलपर के लिए अगर आप देखें, वैसे ही उनका पूरा 12 महीने का जो साइकिल होता है, कंस्ट्रक्शन साइकिल, वो टेक्निकली 8 महीने का रिड्यूस हो जाता है। तो डेवलपर भी एक तरह से जब गैप लगता है, उनको कंस्ट्रक्शन के लिए परमिशंस नहीं है, कुछ भी पेंटिंग करने के लिए भी परमिशन नहीं होता है, व्हिच इज ऑल फेयर। बट उनके वैसे ही वो महीने 8 महीने हो रहे हैं, पर पूरा साल भी तो वो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, पूरा साल भी तो गाड़ियां चल रही हैं। तो इस पर्टिकुलर पीरियड के लिए हमें क्या एक्शन प्लान रखना चाहिए, हमें कलेक्टिवली उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए।
ऑल्सो एक चीज मैं हाईलाइट करना चाहूंगी कि AQI लेवल्स आर वेरी लोकलाइज्ड। जैसे आज ही मैं देख रही थी कि जयपुर में भी 222 है किसी जगह पे, देन मेरठ इज समवेयर अराउंड 320। तो ये अब एक मेट्रो प्रॉब्लम ना होते हुए ये अब एक हर शहर प्रॉब्लम हो गई है, और स्पेसिफिकली विंटर मंथ्स में। सो इट नीड्स अ कलेक्टिव एक्शन प्लान। बिल्कुल अंकिता, ये अब सिर्फ दिल्ली की बात नहीं रह गई, मुंबई की भी बात नहीं रह गई। जयपुर का नाम आपने लिया, लखनऊ का नाम लीजिए, मेरठ का नाम ले लीजिए, कानपुर का, थोड़ा उत्तर भारत में ये ज्यादा होता है, शायद नीचे आए थोड़ा तो ड्यू टू अदर जोग्राफिकल कंडीशंस वो कम होता है। अब तो होने लगा है यहाँ भी। मुंबई में कब हमने सुना था कि प्रदूषण की इस तरह की बातें हों, 200 AQI क्रॉस कर जाए, यहाँ भी हो रहा है। तो क्या ये एक बड़ा चेंज है, उसकी तरफ भी आगे बातचीत करेंगे। शाम्वी, एक सवाल आपसे, CAC की रिपोर्ट्स हम अक्सर देखते हैं और वो बार बार ये कहती है कि वाहनों से, अभी बात भी हुई 2-4 बार, कि वाहनों से निकलने वाला प्रदूषण अब पराली और ये सारी चीजों को क्रॉस कर गया है। पॉलिसी हमारी वही है, 15 साल पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करने की है। स्क्रैपिंग फैसिलिटीज हैं, नहीं हैं, कितने लोग स्क्रैप करते हैं, कैसे गाड़ियां चल रही, वो हम सब जानते हैं। तो फिर इसका उपाय क्या है? आप ऑड इवन भी लगा लीजिए, उससे पता नहीं परेशानी ज्यादा होती है कि उससे फायदा होता है। अभी तक उसका कोई प्रामाणिक चीज तो हमारे पास है नहीं, लेकिन व्हीकल्स भी बढ़ेंगे, गाड़ियां भी बढ़ेंगी, जनसंख्या बढ़ रही है, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, तो फिर तो ये तो चीज कभी खत्म ही नहीं होगी। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे हमने क्लियरली, आपने भी बताया कि व्हीकल एक बहुत मेजर पोल्यूटिंग सोर्स बन गया है अभी दिल्ली के लिए, एंड स्पेशली जब लोकल सोर्सेस की बात करते हैं तो मोर देन अगर 50% व्हीकल से कंट्रीब्यूट हो रहा है, तो जो एक्शन है व्हीकल्स पे वो हमें बहुत स्ट्रांग लेने पड़ेंगे। सो फॉर एग्जांपल, जैसे मैं बताती हूँ कि अगर ऑन रोड जो गाड़ियां चल रही है उसका जो पोल्यूशन PUC टेस्टिंग होता है, PUC टेस्टिंग इतना कमजोर है कि वो वाहनों को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है कि कितने पोल्यूटिंग है। वो सबको सर्टिफिकेट, पास सर्टिफिकेट मिलता रहता है। तो दो चीजों में व्हीकल को कंट्रोल करने का दो तरीका है कि उनके एमिशंस कम किए जाए और एंड उनका नंबर कम किया जाए ऑन द रोड, की कंजेशन जो हो गया ये सब चीजें कम हो। क्योंकि जैसे आपने बोला कि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, गाड़ियां लोग खरीदेंगे ही खरीदेंगे आगे चल के, तो वो हमें कंट्रोल करना पड़ेगा कि लोग जो गाड़ियां है वो रोड पे कम लेकर आए। तो उसको हम कैसे कर सकते हैं कि जैसे एमिशंस को अगर कम करना है तो एमिशंस में अगर हम जीरो एमिशन व्हीकल मैंडेट की बात होती है कि हर एक सेगमेंट को, एग्रीगेटर हो गया, 2 व्हीलर हो गया, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, हर एक सेगमेंट पे अगर हम एक मैंडेट ला सके कि आपको अब इस साल के बाद से इलेक्ट्रिक व्हीकल ही रजिस्टर होगा, तो वो सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि उसका जो टेल पाइप एमिशंस है वो बहुत कम है। और टेल पाइप एमिशंस हम क्यों कम करना चाहते हैं? क्योंकि वो हमारे ब्रीदिंग लेवल पे होता है। क्योंकि बाकी सारे एमिशंस थोड़ा फिर भी एक हाइट में होते हैं, बट जो गाड़ियां है वो हम सबके एक ब्रीदिंग लेवल पे चलती है, तो हम उससे बहुत ज्यादा जो इम्पैक्ट होता है हमारी हेल्थ में वो काफी हाई होता है। उसके अलावा दूसरी तरीके से जो हम इसको कम कर सकते हैं कि अगर हम उसके नंबर्स को रिड्यूस कर सके। उसके नंबर्स को रिड्यूस हम किस तरीके से कर सकते हैं कि अगर हम अपना जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है हमारा, बसेस है, मेट्रो है, बसेस ऑलरेडी अगर 2010 का अगर हम हाई कोर्ट ऑर्डर देखेंगे उसमें पहले से ही था कि करीबन 10,000 बसेस होनी चाहिए दिल्ली में, यानी कि 10 से 12 साल पहले ऑलरेडी ये ऑर्डर था। बट अभी भी हमारे जो रोड पे बसेस चल रही है वो सिर्फ 6,500 7,000 ही बसेस है। वो भी उस बेंचमार्क को उसने अभी तक पहुंची नहीं है कि इतने मिनिमम नंबर ऑफ बसेस होने चाहिए। तो लोग एक्चुअली जो स्विच करे कि अपना 2 व्हीलर या गाड़ी छोड़ के अगर बसेस कोई लेना चाहे तो वो अवेलेबल तो होना चाहिए कि हम उसमें शिफ्ट कर सके बसेस पे। दूसरा तरीका है, और स्पेशली जब बसेस की स्पेशली हम क्यों बात करते हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि एक बस जो होती है वो 30 लोगों को साथ लेके जा रही होती है, 20 से 30 लोगों को। बट एक गाड़ी है उसकी ऑक्यूपेंसी जो हो गई वो सिर्फ 1 या 2 होती है। तो इसकी एंड जो रोड स्पेस जो ऑक्यूपाई करता है कि अगर एक बस की जगह 2 गाड़ियां ही सिर्फ रोड स्पेस ले रही है, तो लेकिन उस 2 गाड़ियों में सिर्फ 2 से 3 लोग बैठे हुए हैं और बसेस में 20 से 30 लोग बैठे हुए हैं, यानी कि वो कैरी ज्यादा पैसेंजर्स को कर रही है। दूसरा तरीका है कि अगर हम रिस्ट्रेंट मेजर्स ला सके कि हम गाड़ियों को जो रोड पे आ रही है उन पे हाई ये एक तो पीनल एक्शन एमिशंस की वजह से ले सके, और हम उनको पार्किंग चार्जेस अगर हम बढ़ा सके ताकि लोग रिस्ट्रिक्ट हो जाए कि लोग अपनी गाड़ी लेके बाहर आना छोड़ दें। कि
लोग सोचे कि अगर बसेस है तो हम बसेस से ज़्यादा कंफर्टेबली पहुँच सकते हैं जहाँ पे हमें जाना हो। तो हमें ये सिर्फ़ एक तरीके से ही नहीं, हमें दोनों एमिशंस भी और उनका रिस्ट्रिक्शन भी दोनों ही फ़ॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि व्हीकल जैसे बहुत राइटली किसी ने कहा था कि पूरे साल भर एमिशंस हो रहा है और ये सिर्फ़ विंटर में ही आके इसका डिस्कशन शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारी मेट्रोलॉजिकल कंडीशंस खराब होती है। पराली और दिवाली ज़रूर इस प्रदूषण में एड अप करती है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हमारे जो सोर्सेस है, बट देन ये जो एग्जिस्टिंग सोर्सेस है जो पूरे साल भर है, उन पे तो हमें काम करना पड़ेगा और खुद ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ दिल्ली ही नहीं, दिल्ली अगर कहीं और का पोल्यूशन दिल्ली आ रहा है तो दिल्ली भी किसी और सिटी या स्टेट को अपना पोल्यूशन दे रही है। तो जो भी अपविंड और डाउनविंड में होता है वो एक दूसरे को पोल्यूशन करता है। तो हमें एक रीजनल अप्रोच की बहुत ज्यादा इधर जरूरत पड़ती है, क्योंकि विंड डायरेक्शन जिस तरीके से आता है, जिस तरफ से होता है, वो पोल्यूशन उस तरफ को मूव करने लगता है। और दिल्ली का प्रॉब्लम हो जाता है कि वो एक कटोरे जैसा है कि वो बीच में फंसा हुआ है जहाँ पे उसके खुद की विंड स्पीड नहीं है। तो बाहर से जो पोल्यूशन आ रहा है वो विंड की वजह से दिल्ली में आ रहा है, पर दिल्ली की खुद की कुछ ये विंड स्पीड बहुत लो हो जाती है, जिसकी वजह से पोल्यूशन बाहर मूव नहीं कर पाता और दिल्ली के ही ऊपर एक्यूमुलेट हो जाता है। तो देखिए, चीज़ें तो हैं, बहुत सारी जगहों पे ये बात हो रही है कि अब हम इलेक्ट्रिक की तरफ स्विच कर रहे हैं, लेकिन इट विल टेक टाइम, वो इतनी आसानी से नहीं होगा। और बीच में तो काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रति लोगों की दिलचस्पी बढ़ी थी, लेकिन कुछ कारणों से वो वापस से थोड़े से नंबर्स नीचे की तरफ जाते हुए दिखते हैं या ठहरे हुए से दिखते हैं। खैर, इस पर भी बात होगी कि क्या ये एक पूरी तरह से कारगर सॉल्यूशन होगा जहां व्हीकल्स को कन्वर्ट कर दें, टेल पाइप एमिशन जिसे कह रहे थे आप अभी, वो बिल्कुल हटा दिया जाए और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे स्विच किया जाए। प्रीति जी, जो बात अभी तक कई बार आ गई, लेकिन मैंने आपके कई वक्तव्यों में सुना है, इनफैक्ट पढ़ा भी है कि दिल्ली का प्रदूषण सिर्फ सर्दियों का नहीं है, जो अभी बोला भी गया, साल भर की बात है। ग्रैप आप सिर्फ लगाते हो 2-3 महीने के लिए, और शायद वो मौसम उसके लिए एक जिम्मेदार है जब हमको वो आंखों से दिखने लगता है। लेकिन मैं साल भर की बात करूं तो क्या साल भर इन्हीं प्रदूषण, इन्हीं कारकों के बीच में हमारा AQI ठीक रहता है, सांस लेने लायक रहती है हवा? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि दिल्ली का पोल्यूशन सिर्फ एक टेक्निकल इशू नहीं है। ये एक ह्यूमन क्राइसिस है और मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सही कहा है कि ये ब्लेम गेम से कुछ नहीं होगा, और ये आप सही बात कह रहे हैं कि ये सारे साल रहता है। चाहे तो इसकी नंबर्स में थोड़ी बहुत इधर उधर होती है, AQI शायद 200-250 रहता है, बट पूरे साल ही हमारा दिल्ली का एयर, या आप आसपास की भी NCR की बात करें, और जैसा बाकी एक्सपर्ट्स ने भी कहा कि ये अब मुद्दा सिर्फ बड़े शहरों का नहीं रह गया, छोटे शहरों की भी बात आ गई है। तो सारे साल ही एयर पुअर या सिवियर या बैड के बीच में ही घूमता रहता है, और हमें ये जानना बहुत और समझना बहुत जरूरी है कि AQI 300-400 सिर्फ नंबर नहीं होते हैं। ये मतलब आप सोचें तो एक 7 साल का बच्चा है जो सांस नहीं ले पा रहा, नेबुलाइजर पर है, ये उन पेरेंट्स का डर है जो अपने बच्चों को पार्क में खेलने नहीं भेज सकते, ये वो मजदूर जो हैं जो प्यूरिफायर अफोर्ड नहीं कर सकते और रोज 10 घंटे उनको बाहर काम करना पड़ता है। तो ये हमारे बुजुर्ग की बात है जो अब आंखों में जलन हो रही है, जिनके हार्ट में प्रॉब्लम आ रही है। तो ये सारे साल की प्रॉब्लम है, हम सारे साल ही ये खराब एयर जो है वो ले रहे हैं, और इसीलिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम ये पराली और ये जो पटाखे की बात होती है इस समय में, उसके बियॉन्ड सोचें। और ये जो ये भी सोचने की बात है कि जो एयर पोल्यूशन है ये सबको बराबर नहीं इम्पैक्ट करता, सबको कर रहा है, ये बहुत बात सबको पता है, लेकिन ये सबको बराबर नहीं कर रहा, क्योंकि जो लोग गरीब हैं, उन जो कंजस्टेड पोल्यूटेड एरियाज में रहते हैं, डेली वेज वर्कर्स हैं, उनके पास ऑप्शन नहीं होता कि वो वर्क फ्रॉम होम कर दें। हम लोग तो इस समय में वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, लेकिन उनके पास ये ऑप्शन नहीं होता। आप अगर कंस्ट्रक्शन पे बैन लगा दें तो आप सोच लें 2-3 महीने के लिए ये जो लेबरर हैं उनकी डेली जो वेज है वो बंद हो जाती है। तो उनको ये पोल्यूशन का जो इम्पैक्ट है वो सिर्फ हेल्थ पे नहीं है, हेल्थ पे है क्योंकि उनकी न्यूट्रिशन और भी कमजोर होती है, तो उनकी हेल्थ पर भी इम्पैक्ट है, लेकिन उनके काम पर भी है, उनके इनकम पर भी है। तो ये एक एनवायरमेंटल जस्टिस का सवाल बन के रह गया है मुझे लगता है, और इसलिए हम सबको इसकी मिलके ही जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। स्टबल बैन जरूर एक फैक्टर है, मैं इसको डिनाई नहीं करती, लेकिन कोर्ट ने भी कहा है ये
पॉलिटिकल इशू या ईगो का इशू नहीं बनाना चाहिए। और स्टबल बर्निंग के बारे में हम आज यहाँ दिल्ली में बात कर रहे हैं, लेकिन मैंने कुछ दिनों में देखा है, आप चाहे तो कलकत्ते की बात करें या एक्सपर्ट्स ने बोला जयपुर की बात करें, सब जगह ही AQI 200 के ऊपर जा रही है। हवाई कारण जरूर इम्पोर्टेंट है, बट ये वेहिकुलर पोल्यूशन, ये इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, इसको एड्रेस नहीं किया जा रहा है और ये पूरे साल करने की जरूरत है। ये सिर्फ 2 महीने हम जागते हैं और हर साल सर्दी आती है और हम कहते हैं कि सांस नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन पूरे साल हमने इस पे कोई फोकस नहीं किया होता। और मुझे लगता है कि ये एक्शन को अब हम पोस्टपोन नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमारे बच्चे सांस ही नहीं ले पा रहे हैं तो ये जो डेवलपमेंट की बात हो रही है कि हम इंडस्ट्री नया लगाएंगे, हम नए गाड़ियां लाएंगे सड़क पे, तो ये किसके लिए कर रहे हैं? अगली जनरेशन के लिए कर रहे हैं। तो उनके लिए पास सांस ही नहीं ले पा रहे हैं, वो सारे टाइम मास्क लेके घूम रहे हैं। पोल्यूशन हमारी जिंदगी के साल चुरा रहे हैं एक्चुअली। हम मैं कहे धीरे धीरे और चुपके चुपके रोज हमारे जिंदगी को खा रहे हैं। तो मुझे लगता है ये एक बहुत फैक्टर है जिसके बारे में हमें पूरे साल सोचने की जरूरत है और पूरे साल एक्शन लेने की जरूरत है। मैंने अपने आसपास देखा है, कंस्ट्रक्शन हो रही है, कोई हरा पर्दा नहीं है। नए व्हीकल्स खरीदे जा रहे हैं कि घर में 10 गाड़ियां हैं। कहीं ना कहीं इन पे हमें रोक लगानी पड़ेगी। और इसी तरह से मेरे ख्याल से बीजिंग और लंदन की बात करें तो वहां बहुत इस तरह के मेजर लिए गए थे और मुझे लगता है ये कड़े नियम, चाहे तो वो वोट्स के लिए कारगर ना हो, बट ये कड़े नियम लेने ही पड़ेंगे, कदम उठाने ही पड़ेंगे। नहीं, बात तो सही है कि क्या आखिर उपाय है। अब समस्या तो है हमारे सामने और विकराल भी है, बहुत बड़ी भी है और कई सालों से है, लेकिन कोई उपाय क्यों नहीं मिल रहा। विजय जी, उपायों की तरफ अगर बढ़े तो 2 चीजें समझ में आती हैं कि एक तो ये कि जो मैम ने कहा कि भाई नियम इतने कड़े बनाए जाएं, उनका नियम तो है शायद, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन इतना स्ट्रांग हो कि फिर वो हो और उसके नतीजे हमें नजर आए। और दूसरी चीज है, क्या उसके पैरेलल कुछ ऐसी एक्टिविटीज यानी एफॉरेस्टेशन या जो भी आप कर सकते हो, आप बेहतर हमें बताएंगे, पैरेलल एक्टिविटी करने की जरूरत है कि जो ऐसी चीजें जो प्रदूषण को सोखे, कम डैमेज करे, कम नुकसान पहुंचाए, पैरेलल साथ में चलती रहे कुछ ऐसी एक्टिविटी। तो ये 2 लेवल की अप्रोच, ये कई बार बातें होती हैं इस तरीके की, लेकिन अब तक कुछ ऐसा होता हुआ नहीं दिखा। आप बताइए कि क्या किया जा सकता है। हाँ जी, से बात जी जी, आपसे विजय जी। हाँ जी 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 जी। इसका सीधा ना, हवा की दवा केवल पेड़ के पास है। ग्रीन कवर जितना बढ़ेगा उतना हवा शुद्ध होगी, साफ होगी। और यहाँ हम NCR की बात करें, अभी दिल्ली की बात हो रही थी, दिल्ली के आसपास के जितने भी, चाहे गाजियाबाद हो, चाहे गुड़गांव हो, फरीदाबाद हो, पानीपत हो, ये एक तरह से डस्टबिन बन गए। ये यहाँ जितना भी जो वेस्ट होता है उसको जलाने का काम यहाँ होता है। दूसरा, जितनी भी है ना कंस्ट्रक्शन साइट है, वहाँ जितनी मशीनरी काम करती है, चाहे जनरेटर हो, चाहे JCB हो, चाहे और भी सारे डीजल से चलने वाले मशीनरी होती हैं, और वो हम व्हीकल को तो 10 साल में बैन कर लेंगे यहाँ दिल्ली के क्षेत्र में, लेकिन वो कितने पुराने हैं, कोई देखता है क्या उनको, कोई मॉनिटरिंग करता है क्या? हम रेलवे को देखें, रेलवे के इंजन जो डीजल से चलने वाले हैं, उनके अंदर जो जनरेटर लगे हैं वो डीजल कितना कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ रहे हैं। दिल्ली को जहरीला बनाने में ये जो कारक हैं, सबसे ज़्यादा तो है ना, हमने ये हम गुणगान कर रहे हैं इनका कि ये पॉल्यूशन, लेकिन इन पॉल्यूशन को ख़त्म करने का जो एकमात्र उपाय है, ज़्यादा से ज़्यादा वे एकदम ग्रीन कवर कर दें। हमने जो पेड़ों का जंगल होता था, वृक्षों के जंगल पे हम कंक्रीट का जंगल बनाते जा रहे हैं, तो AQI कैसे ठीक हो जाएगा? हवा शुद्ध कहाँ से मिल पाएगी? हवा, वातावरण कैसे शुद्ध हो पाएगा? हमको जो सोचना है कि अगर हमें सांस भी लेनी है तो सांस 3 सेकंड के बाद जो हमें सांस लेनी है वो हमें कहाँ से लेनी है, उसका इंतजाम हम खुद नहीं करते हैं ना। हमको खुद करना चाहिए। हम खाने का इंतजाम, आने जाने का इंतजाम, सारे इंतजाम, पीने का इंतजाम खुद करते हैं ना, सारे साधन जुटाते हैं ना। जिनके बिना जिंदा रहा जा सकता है उनके लिए हम दिन रात एक करते हैं।
वो सीधे उल्टे सारे काम करते हैं, लेकिन जिसके बिना जिंदा नहीं रहा जा सकता उसके लिए हम तो चिंता भी नहीं करते, उसके बारे में सोचते भी नहीं कि हमको अगली जो 3 सेकंड के बाद जो हम सांस लेने वाले हैं, एक दिन मैं कोविड के टाइम के याद करूं तो कोविड के टाइम पे ऑक्सीजन बिल्कुल ठीक हो गया था, कोई बीमार भी नहीं हुआ था। अभी इसका जो सही सॉल्यूशन है, अब हम चारों जो हमारे तंत्र हैं, न्यायपालिका चिंता कर रही है, व्यवस्थापिका चिंता कर रही है, कार्यपालिका चिंता कर रही है, मीडिया, आप सब चिंता कर रहे हैं पॉल्यूशन ना हो, एक्यूआई लेवल कम रहे, लेकिन ये ईमानदारी से चिंता हो रही है क्या? हम व्यवहारिक रूप से क्या कर रहे हैं? केवल हम पॉल्यूशन का गुणगान कर रहे हैं कि पॉल्यूशन हो गया, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन इस पॉल्यूशन को कम कैसे करेंगे? क्या हमने कोई संकल्प लिया कि हम अपने घर में जो एयर प्योरीफायर लगे हैं उनको ख़त्म करें? अरे हम तो जो जितने ये पॉलिसी मेकर हैं यहाँ दिल्ली में बैठ के जो बात हो रही है, पॉलिसी बना रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन साइट पे ये होगा, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। कंप्लाइंस तो करने वाला वो है ना, उसे तो पैसा दिखाई दे रहा है, बिना खर्च करे चाहे किसी को एक्यूआई लेवल 1000 पहुँच जाए, और यहाँ तो पहुँच भी जाता है। अभी आप जैसे यूएई की बात कर रहे थे, यूएई में जो कानून तो यहाँ भी है, लेकिन वहाँ का कानून से लोग डरते हैं, कानून को खुद फॉलो करते हैं। यहाँ वालों को कानून तोड़ने में मजा आता है, और जिसने जितना बड़ा कानून तोड़ा उतना अपने को ज़्यादा एक स्टेटस मान के चलता है कि मैंने ये इस कानून को तोड़ा है। तो ये जो मानसिकता है, और पर्यावरण के लिए तो हमें सबको आगे आना होगा, केवल गुणगान करने से काम नहीं चलने वाला है। हमें ऑक्सीजन बनाने की फैक्ट्री लगानी होगी, पेड़ लगाने होंगे, हरियाली बढ़ानी होगी, जिसके बिना हम अगली पीढ़ी के लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं? मैं केवल 4 पीढ़ी अपनी मैंने देखी है। पानी की हम बात करें और हवा की बात करें, 2 चीज़ों का संकट है। पानी, मेरे दादाजी के समय पर नदी का पानी प्रयोग होता था, मेरे पिताजी के समय पर कुएं आ गए थे, कुएं का पानी हुआ, मेरे समय पर हैंडपंप आ गया, मैंने हैंडपंप का पानी पिया, मेरे बच्चे आज बोतल का पानी पी रहे हैं। अगली पीढ़ी क्या? ऑक्सीजन ऐसे ही ऑक्सीजन है, और आज से ना 100 साल पहले ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडल में 36% हुआ करती थी। कोई बीमारी इस वजह से तो नहीं होती थी, ऑक्सीजन है। कोविड में हमने ना पेड़ के नीचे बेड लगाए थे ना, जब हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहे थे, तो पेड़ के नीचे वो ठीक भी हुए। हॉस्पिटल जाने वाला तो शायद वापस होके आया हो, लेकिन पेड़ के नीचे जो तो रहा विजय जी, वो जिंदा रहा ना। जी मैं कह रहा हूँ कि आप बात तो सही कह रहे हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि पेड़ जो है वो रातों रात नहीं उगा सकते हम, या तो इसके लिए कोई कार्यक्रम चला होता कि अब पेड़ आ गए। और मैंने ये भी सुना है कि पेड़ जो लगते हैं वो भी ऑर्नामेंटल पेड़ अलग हैं जिनसे खूबसूरती आती है, और जो ऑक्सीजन देने वाले पेड़ या CO2 सोखने वाले पेड़ वो अलग है। वो फॉरेस्टेशन एक डिफरेंट पैटर्न पर ही होता है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि अब अगर पेड़ भी उपाय हैं तो 1-2 पीढ़ियां निकल जाएंगी खराब सांसों के अंदर, तब जाके पेड़ अपना असर दिखा पाएंगे। तो अब तात्कालिक उपाय इसका आखिर क्या है? शायद यही कि पैरेलल में पेड़ तो लगे, लेकिन तुरंत में हम क्या करें और क्यों अब तक नहीं कर पा रहे? एक छोटा ब्रेक ले रहे हैं यहाँ पे, फिर अपने एक्सपर्ट से जानेंगे कि क्या 1-2 चीजें जो तुरंत हो जानी चाहिए, जिससे ये जो 3-4 महीने इतने खराब निकलते हैं, इतने ज्यादा पोल्यूशन वाले निकलते हैं, और शायद साल भर का डैमेज कर जाते होंगे हमको बॉडी को, उससे क्या कोई तरीका है जिससे हम उससे थोड़ा छुटकारा पा पाएं? छोटा ब्रेक के बाद ये 2-3 अहम सवाल। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आवाज अड्डा, और आज बात हो रही है प्रदूषण की, कि प्रदूषण की मार से आखिर कैसे हम निकल सकते हैं। प्रदूषण की क्या कोई दवा है, या साल दर साल हमें इसे अब बस बढ़ते हुए देखना चाहिए? पहले फोकस होता था दिल्ली के ऊपर, लेकिन अब तो लगभग सभी महानगरों का यही हाल है। और सिर्फ महानगरों का क्यों, Tier 1, Tier 2 सिटीज में भी अब तो पॉल्यूशन ने अपने पांव फैलाने शुरू कर दिए हैं। बातें ज्यादा नहीं होती, लेकिन वहां के AQI भी देखेंगे, कोई 200 के तो कोई 300 के पार है। तो आखिर क्यों इतनी ज्यादा प्रदूषण की मार है? क्यों भारत इस दौर से गुजर रहा है? क्या ये हमारी प्रगति का बाय प्रोडक्ट है, जैसे हमने पहले भी पूछा? और अगर है तो इसकी कितनी बड़ी कीमत हमें चुकानी पड़ेगी, और इससे
निपटने के क्या उपाय हैं, दुनिया से क्या सीख सकते हैं, जो इस दौर से गुजर गए हैं उनसे क्या सीख सकते हैं, यही आज बातचीत में हम कोशिश कर रहे हैं जानने की। ब्रेक से पहले काफी बात हुई, लेकिन अब कुछ सॉलिड सॉल्यूशन की तरफ कोशिश होगी। अंकित, आपने जब अपनी बात कही थी तो बहुत सारे उपाय बोले थे, लेकिन देखिए अगर ये उपाय कारगर होते तो शायद हमें कोई फर्क दिखता, लेकिन पता नहीं क्यों पिछले 10-12 सालों से कहानी वही की वही है। ये शो हम हर साल करते हैं, सही बात है, इसी दौरान करते हैं, यही 2-3 महीनों में बहुत न्यूज़पेपर, हेडलाइंस, राजनीति सब कुछ होता है, लेकिन फिर वो सब कहीं चला जाता है और अगले साल का इंतजार और फिर वही सारी बातें। क्या करना होगा? कोई एक फैक्टर जिसे पकड़ के काम किया जाए, जिसको अगर मैनेज कर लें तो फिर हम इसमें एक क्वांटिटेटिव चेंज ला पाएंगे। विपिन, जैसा सभी एक्सपर्ट्स ने बताया कि अनफॉर्चुनेटली कोई एक कंट्रीब्यूटर नहीं है एयर पोल्यूशन का। वेहिकुलर पोल्यूशन भी अच्छा खासा कंट्रीब्यूट करता है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन भी अच्छा खासा करता है, कंस्ट्रक्शन भी करता है PM10 के टूवर्ड्स, डिफॉरेस्टेशन भी एक कॉज है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ऐसे कोई एक सिंगल इंस्ट्रूमेंट नहीं है या एक सिंगल इनिशिएटिव नहीं है जिससे पूरा का पूरा पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सकता है। हर सेक्टर के अपने अपने सॉल्यूशंस हैं जिनको इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। लेकिन जो मुझे लगता है आज एक जो कमी मुझे महसूस होती है, भारत में जो भी काम युद्ध स्तर पर हुआ है वो एक अभियान या एक मिशन के अंतर्गत हुआ है। चाहे वो 20-30 साल पहले सर्व शिक्षा अभियान था, स्कूल चले हम अभियान था, या स्वच्छ भारत अभियान था 10 साल पहले, अभी 2 साल से चल रहा है इंडिया AI मिशन। तो भारत में जो भी चीज सक्सेसफुल होती है वो एक अभियान या मिशन के रूप में एग्जीक्यूटिव के द्वारा, यानी कि प्रधानमंत्री और कैबिनेट वगैरह के द्वारा लॉन्च किया जाता है। एयर पोल्यूशन में अभी तक हमने कोई अभियान नहीं देखा है। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है, मिशन नहीं है। सिमिलरली इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए फेम स्कीम है या PM ई ड्राइव एक स्कीम है, एक मिशन नहीं है। तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जरूरत है आज की डेट में गवर्नमेंट को एक मिशन की तरह एयर पोल्यूशन लॉन्च करना, मे बी समथिंग लाइक अ नेशनल मिशन फॉर क्लीन एयर, और ये जितने भी कंपोनेंट्स हैं, वेहिकुलर पोल्यूशन, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, ये सारे के सारे उसका पार्ट बन जाएंगे। मुझे लगता है इसके साथ साथ एटलीस्ट ये 2-3 महीने की जो सबसे ज्यादा खराब हालत हो जाती है, जिसमें वेहिकुलर पोल्यूशन का काफी सिग्निफिकेंट योगदान रहता है। संभावी ने बताया कि CSE की मल्टीपल रिपोर्ट्स हैं, 40-50% का कंट्रीब्यूशन वेहिकुलर पोल्यूशन का रहता है। और इसीलिए मुझे यहाँ पर लगता है कि जब चीफ जस्टिस बोलते हैं कि हमारे पास कोई जादुई छड़ी नहीं है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं है। कहीं ना कहीं 1998 में जो दिल्ली में सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को CNG में मूव किया गया, वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। 2015 में जो 10 साल या 15 साल पुरानी गाड़ियों को बैन करने का रूल आया, वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। और दिल्ली के अंदर आने वाली गाड़ियों में एनवायरमेंटल कंपेंसेशन टैक्स लगाया जाएगा, वो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। तो जहां भी एग्जीक्यूटिव एक सिंगल जादुई छड़ी लेके नहीं आ पा रही है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं जुडिशियरी की वो रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि एक राइट टू एयर या राइट टू क्लीन एयर जो हमारा वायलेट हो रहा है, वो अगर एग्जीक्यूटिव उसको प्रिवेंट नहीं कर पा रही है या प्रिजर्व नहीं कर पा रही है, तो जुडिशियरी उसको जरूर से प्रिजर्व करे। एक सोल्यूशन जो मुझे लगता है अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया गया है, क्या हम 2-3 महीने के लिए पूरी दिल्ली का पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री कर सकते हैं? दिल्ली मेट्रो का महीने का रेवेन्यू करीब 250 करोड़ का होता है, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन का करीब 50 करोड़ का होता है। तो क्या सरकार 2-3 महीने अगर इनको फ्री करे, 500, 600, 700, 800 करोड़ की बात है, जो कि गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, बट शायद इससे जो आज रोड में अनगिनत गाड़ियां चल रही हैं, उसमें कुछ ना कुछ कमी जरूर हम देख सकते हैं, शायद 10%, 20%, अगर ज्यादा से ज्यादा लोग मेट्रो लें, मेट्रो या बसेस फ्री होने के कारण। तो ये एक सोल्यूशन है जो मुझे लगता है अभी तक ट्राई नहीं किया गया है पिछले कुछ सालों में, जिसको शायद हम ट्राई करें और फिर स्टडी करें कि इसका क्या रिजल्ट आया। जी, ठीक है, ये भी एक चीज है जो करके देखी जा सकती है। अंकिता, जो कंस्ट्रक्शन वाली बात है, आपने काफी सारे पॉइंट उसमें रेज किए। यहाँ पर कुछ है जो हम कर सकते हैं। मुझे तो लगता है शायद नॉर्म्स को ही थोड़ा प्रॉपर किया जाए, थोड़ा कड़ा किया जाए, क्योंकि साफ दिखता है कि बहुत सारी जगह पे सिर्फ वो एक आई वॉश से ज्यादा कुछ नहीं होता। जी, तो कंस्ट्रक्शन वाले एस्पेक्ट में नॉर्म्स हम ज्यादा स्ट्रिक्ट कर सकते हैं, एनफोर्समेंट हो सकता है, बट ऑल थ्रू द ईयर, नॉट ओनली इन द विंटर मंथ्स, क्योंकि ये इम्पैक्ट तो पूरे साल ही कर रहा है। और मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी, जैसे आप फॉरेन कंट्रीज की बात कर रहे थे, तो आप हेलसिंकी लीजिए, आप बोगोटा लीजिए, इन्होंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ जो मूवमेंट किया है, उसकी वजह से दे वर एबल टू इम्प्रूव देयर एयर क्वालिटी बाय 10%। सो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ पे हम देखते हैं इंडिया में कि हमने जैसे पिछले साल
कितनी कार्स बिकी हैं, सो आर कार्स बिकने वाला जो फैक्टर है दैट्स टेकन एज अ वाव फैक्टर कि वी आर अ कंजम्पशन इकोनॉमी, तो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट में लिया जाता है। सिंगापुर में कार खरीदना एट टाइम्स घर खरीदने से भी महंगा होता है, तो कंस्ट्रक्शन के साथ साथ उसमें एनफोर्समेंट चाहिए, पब्लिक को भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने के लिए वो बेटर होना चाहिए, तो वहां पे गवर्नमेंट बिकम्स अ स्टेक होल्डर कि उन्हें निर्धारित करना चाहिए कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना सीमलेस हो, इतना लास्ट माइल कनेक्टिविटी हो कि सारी जो आपके कंज्यूमर्स हैं वो गाड़ी छोड़ के वहां पे जाएं। प्लस एनफोर्सिंग अदर थिंग्स लाइक गाड़ी खरीदना इतना महंगा हो जाए कि आप सोचें गाड़ी खरीदने से पहले, तो ये थोड़ा सा माइंडसेट शिफ्ट भी चाहिए। ऑल्सो लाइक आई सेड कि ये एक लोकलाइज्ड फैक्टर भी होता है, तो जैसे विजय सर ने भी कहा पेड़ लगाना, एफॉरेस्टेशन, सो टेकिंग इट एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मेजर रादर देन कि एक दिन में हमने सैपलिंग लगा दिया उससे हमारा काम हो गया। तो एक पूरा मिशन स्टेटमेंट की तरफ अगर हम इसको तरह लेके चलेंगे तो आई थिंक वी विल बी एबल टू डू एटलीस्ट 10 to 15% ऑफ बेनिफिट। और कोई एग्जाम्पल कहीं से हम उठा सकते हैं, जैसे अभी बहुत सारे देशों में हम देखते हैं, मतलब हेवीली कंस्ट्रक्टेड है, बहुत सारी जगह कंस्ट्रक्शन चलते हैं, और जो मैंने कुछ एक एग्जाम्पल भी दिए, क्या वहां से कोई टेक्नोलॉजी या ऐसा कोई सपोर्ट या कोई मैट्रिक्स जो हम ले पाए? तो जैसे मैंने बगोटा का एग्जाम्पल दिया, कुरितिबा का एग्जाम्पल है, तो टेक्नोलॉजी से ज्यादा एक मास शिफ्ट है ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बिकॉज वेहिकुलर ट्रैफिक कार्बन एमिशन जो है ये मैक्सिमम कंट्रीब्यूटर है। तो जहां आप लोगों को सड़क से ले जाएंगे इन यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वो बहुत हद तक इस चीज को कर्ब कर सकता है। बाकी टेक्नोलॉजी में आपका क्लाउड सीडिंग वगैरह तो बाकी कंट्रीज ऑलरेडी आजमा रही हैं, बट दैट इज जस्ट अ मेकशिफ्ट थिंग, आप उससे प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर रहे हैं, वो एक तरह से कॉस्मेटिक सोल्यूशन है, जो हो गया पोल्यूशन तो आपने अप्लाई कर दिया है। एट सोर्स कंस्ट्रक्शन में डस्ट मैनेजमेंट एंड ऑल ऑफ दैट टेकन बी केयर ऑफ, बट ऑल टुगेदर विपिन जी इसको एक मास शिफ्ट की जरूरत है, जिसमें जो जो फैक्टर्स, जो जो स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं उनको स्ट्रिक्ट स्टेप्स लेने पड़ेंगे। हर चीज के लिए गवर्नमेंट को नहीं ठहरा सकते, बट यस गवर्नमेंट हैज टू हेल्प अस टू मेक द ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड मेक अदर एनफोर्समेंट लॉज सो स्ट्रिक्ट कि आप गाड़ी लेने से पहले सोचें, आप लास्ट माइल कनेक्टिविटी की वजह से आप मेट्रो में ही ट्रैवल करें। तो ये पूरे साल का एक प्लान है, सिर्फ 2 या 3 महीनों के लिए निर्धारित नहीं हो सकता। लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स टू टेक, यू हैव हेलसिंकी, यू हैव बोगोटा, यूएस ने अपना क्लीन एयर 1963 में उनका एक्ट निकला था, चाइना इज डूइंग सो मेनी थिंग्स। सो थोड़ा सा माइंडसेट शिफ्ट की हमें जरूरत है कि एक सिर्फ 3 महीनों के लिए ही इसको ना देखा जाए, ये एक मिशन होना चाहिए। अच्छा शाम्वी, दिल्ली की अगर हम बात करें तो वेहिकुलर पोल्यूशन जिसकी सबसे ज़्यादा चर्चा होती है, लेकिन दूसरी तरफ वो जेनसेट वाली बात भी सामने आती है। अब वो तो कौन चला रहा है, कितना लीगल कितना इलीगल, उससे भी खतरनाक धुआं निकल रहा है जो कहीं गिनती में ही नहीं है। इसके अलावा आई थिंक आप ही की 2024 की एक रिपोर्ट थी जिसमें कहा गया था कि 50% से ज़्यादा जो PM 2.5 है वो सेकेंडरी पार्टिकल से आ रहा है, यानी अमोनिया, VOCs एक्सेट्रा। तो इन सब का तो जो बड़ा सोर्स है वो खेतों में जो यूरिया और इंडस्ट्रियल एमिशन है वो है, तो क्या हम प्राइमरी सोर्स की जगह सेकेंडरी सोर्स को नजरअंदाज कर रहे हैं? सोर्स इज द मेजर कंट्रीब्यूटर, सेकेंडरी सोर्स ये पूरा नहीं, ये सवाल आता है जी शाम्वी से था, शाम्वी से, क्योंकि रिपोर्ट में उनकी रिपोर्ट का जिक्र कर रहा था मैं जी। राइट। तो दिल्ली में जो प्रॉब्लम हमने देखी है कि लोकल सोर्सेस की जब बात करते हैं उसमें 50%, मोर देन 50% करीबन व्हीकल से होता है। बट देन जो PM 2.5 की बात करें तो PM 2.5 बहुत सारी चीजों से बनता है, वो पार्टिकल्स है बेसिकली, कि प्राइमरी भी आपने सही बोला, सेकेंडरी भी है। सेकेंडरी और सारे जैसे जो खेतों में यूरिया वगैरह डाला जाता है उसका भी एक स्मॉल कंट्रीब्यूशन होता है, बट जो मेजर कंट्रीब्यूशन होता है वो हमारा ये जो प्राइमरी हो गया कि जैसे कि जो व्हीकल से निकलता है, जो इंडस्ट्रीज से निकलता है। अब इंडस्ट्रीज की बात करते हैं जैसे दिल्ली में, कि व्हीकल तो एक इम्पोर्टेंट सोर्स है जिसको हम देख पा रहे हैं हम कि पोल्यूशन हो रहा है, कंजेशन हो रहा है। बट इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, ऑलरेडी दिल्ली में कोल को बैन किया गया है। एक हमारे पास
रिस्ट्रिक्टेड फ्यूल्स की लिस्ट निकली हुई है कि कौन कौन से फ्यूल आप यूज कर सकते हो और कौन से नहीं यूज कर सकते हैं। बट देन अब जैसे इंडस्ट्रीज में जो नॉन कन्फर्मिंग एरियाज है, जहाँ पे मॉनिटरिंग नहीं हो रही है, जहाँ पे नहीं पता है कि वो इंडस्ट्रीज किस तरीके का फ्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो सब चीजें बहुत जरूरी है। बहुत सारे अभी फेलो पैनलिस्ट लोगों ने भी यही बताया कि हमारे पास पॉलिसीज एग्जिस्ट करती है हर चीज के लिए, कि व्हीकल्स भी है, वेस्ट मैनेजमेंट भी हो गया, इंडस्ट्रीज भी हो गया, तो हमारे पास पॉलिसीज है, पर उसका जो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है वो बहुत ही कमजोर है अभी। कि जैसे बात करते हैं कि कूड़ा नहीं जलाना, एक बेसिक चीज हम देखते हैं, स्वच्छ भारत मिशन 2016 से चल रहा है, एनकैप हमारा नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम चल रहा है, बट देन उसके बावजूद भी रोड में अभी भी आप देख सकते हैं कि वही कचरा जलाया जा रहा है। उसी तरीके से जो सीएनडी वेस्ट कितना डिस्कशन हुआ है, वैसा ही वेस्ट रोड साइड में पड़ा हुआ है। रोड डस्ट एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि हमारी रोड्स बहुत टूटी फूटी रहती है, जिसकी वजह से जब गाड़ियां उसमें चलती है तो रीसस्पेंशन होता है डस्ट का। तो यानी कि वो भी एक प्रमुख कारण है जो कि पोल्यूशन कंट्रीब्यूट करता है। बट देन पीएम 2.5 जो है वो एक व्हीकल से तो निकलता है, बट देन उसके बाद वो कंबशन सोर्सेज बेसिकली जो बात करते हैं कि जहाँ पे कोई तेल जलाया जा रहा है, कोई फ्यूल जलाया जा रहा है, तो उसमें इंडस्ट्रीज हो गया। अब वेस्ट में जो जलाया जा रहा है वो किस तरीके का वेस्ट जलाया जा रहा है वो किसी ने देखा नहीं है अभी, तो वो एक प्रॉब्लमेटिक है। और सीएनडी जैसे कंस्ट्रक्शन डेमोलिशन की वेस्ट बात करते हैं, वो एक बड़ा पार्टिकल्स होता है, वो PM10 होता है, तो वो भी हार्मफुल होता है, बट थोड़ा कंपैरेटिवली कम हार्मफुल होता है। जो PM 2.5 होता है वो इतना हार्मफुल होता है कि अगर आप सिर्फ ब्रीथ करेंगे, ब्रीदिंग करने से वो लंग्स के थ्रू आपके ब्लड में, खून में जाके मिल जाता है, तो वो जिस तरीके का प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, हेल्थ इमरजेंसी क्रिएट करेगा, उस पे अभी हमारा ज्यादा फोकस होना चाहिए कि उसको नजर रखते हुए हमें एक्शंस लेने चाहिए। और ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान जो विंटर में ही सिर्फ एक्टिवेट होता है, वो इसलिए 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया था कि जो पीकिंग ऑफ पोल्यूशन हो रहा है उसको हम कम कर सके। बट देन दिल्ली में ऑलरेडी एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान एग्जिस्ट करता है जो कि हमारे 2016-17 में बन चुका है। उसमें बताया गया है कौन सी एजेंसी किस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, आपको क्या करना है, पर ग्राउंड में वो चीजें अभी भी इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही है। तो उसके पीछे सिर्फ सरकार ही नहीं, एक्चुअली में लोग भी इक्वली जिम्मेदार है, क्योंकि लोगों को भी जो अवेयरनेस है वो कम है अभी लोगों के बीच में, तो उनको भी अगर हम अवेयरनेस करवा सके कि आपको हाँ बिल्कुल अवेयर, आपकी हमारी बातचीत ही उसी लिए। लेकिन अब इसमें दिक्कत ये है ना मैम कि अवेयरनेस के लिए मैं समझ तो रहा हूँ कि मेरा शहर पॉल्यूटेड है या मेरा गांव पॉल्यूटेड है या मेरा कस्बा पॉल्यूटेड है, लेकिन ठीक है, अब मैं क्या उसके लिए अपना व्हीकल चलाना बंद करूँ? शायद ये बहुत लोगों से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हाँ, पेड़ पौधे लगाना, बचाना, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे ये काम शायद थोड़ा सा मुश्किल है। प्रीति जी, सुप्रीम कोर्ट का 2021 का एक स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा था कि राइट टू क्लीन एयर भी आर्टिकल 21 का हिस्सा है। और अभी अगर हम बात उनकी रिसेंट एक स्टेटमेंट सुने तो उन्होंने कहा कि उनके पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, मतलब कहीं एक बेबसी उसमें भी दिखी। तो कौन से कलेक्टिव मेजर्स यहां चाहिएंगे? अवेयरनेस हम लोगों में फैला देते हैं बिल्कुल, लेकिन वो बहुत सारे ऐसे काम है जो इंडिविजुअल लेवल पे मुझे नहीं लगता हो सकते हैं। अगेन, कड़ा कानून, फॉरेस्टेशन, वही चीजें लगती हैं, लेकिन पता नहीं इन सब में कितना समय लग जाएगा। बिल्कुल, जैसा आपने कहा, पोल्यूशन एक कॉम्प्लेक्स इशू है, बट मुझे लगता है इसके सॉल्यूशंस जो हैं वो सिंपल हैं और अचीवेबल भी हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नामुमकिन है। वकील जी ने तो बताया है कि फॉरेस्ट्रेशन की जरूरत है, बट वो लॉन्ग टर्म है। बट मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में भी हमारे पास कई उपाय हैं जो किए जा सकते हैं। पहला जो है, मैं कहूंगी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को स्ट्रांग बनाना होगा। इलेक्ट्रिक बसेस ज्यादा, लास्ट माइल कनेक्टिविटी को बढ़ाने की जरूरत है ताकि प्राइवेट कार डिपेंडेंसी कम हो जाए। नई कारों की रजिस्ट्रेशन बंद की जा सकती है, कम की जा सकती है, या एक कंट्रोल उस पर लगाया जा सकता है। दूसरा जो है, कंस्ट्रक्शन डस्ट की बात काफी सारी हो गई है, उसमें मेनली रूल्स हैं बट एनफोर्समेंट नहीं है ग्राउंड पे, तो वो उसको बढ़ाने की जरूरत है। तीसरा जो है वो वेस्ट बर्निंग या सेग्रीगेशन, कंपोस्टिंग, ये वार्ड लेवल पे रिसाइकलिंग सेंटर वगैरह के काम बहुत जरूरी है। बात कर रहे हैं सेग्रीगेशन और वेस्ट मैनेजमेंट की, कई सालों से रेगुलेशन भी है हमारे पास, बट अब ग्राउंड रियलिटी देखें तो कुछ नहीं हो रहा है। और ये सिर्फ अवेयरनेस की बात नहीं है, लोग अवेयर हैं बट ये कहीं ना कहीं उनके एक्शन में नहीं झलक रहा है। तो ये एक
मैं कहूंगी इंडिविजुअल लेवल पे भी कुछ एक्शन है जो किया जा सकता है, जो लोग कर सकते हैं, तो इनको किस तरह से बढ़ावा दिया जा सके वो एक इम्पॉर्टेंट है। चौथा जो मैं कहूंगी वो है कि एनसीआर में इंडस्ट्री को क्लीनर फ्यूल पे और रियल टाइम एमिशन मॉनिटरिंग की बहुत सख्त जरूरत है। जी। दिल्ली इंडस्ट्रीज नहीं है बट आसपास काफी इंडस्ट्रीज है, उनकी रियल टाइम एमिशन मॉनिटरिंग, क्या उनके एमिशंस हो रहे हैं, वो क्या फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड्स बनाए दिए गए हैं बट उनको फॉलो कोई नहीं कर रहा। और मेरे ख्याल से एग्रीकल्चर के लिए सिर्फ फार्मर्स को ब्लेम करना अनफेयर होगा, उन्हें भी मशीन सब्सिडी, बायोमास बायबैक, प्रैक्टिकल जो सपोर्ट मिलेगा तभी ये स्टबल बर्निंग भी कम होगा। जी। और साथ में मुझे लगता है पब्लिक हेल्थ एडवाइजरी, स्कूल सेफ्टी नॉर्म्स, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, मुझे लगता है इन सब का बहुत रोल है, स्पेशली इस 3 महीनों में। मुझे लगता है अगर सही कह रही हैं प्रीति जी, करेंगे तो दिल्ली की हवा बेटर हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। चूंकि अब समय की थोड़ी बाध्यता आ गई इसलिए माफी चाहूंगा आपको, मैंने बीच में रोका, लेकिन शायद ऐसा लगता है कि अब जिसे युद्ध स्तर पे आप कहते हैं ना कि एक ऐसा वक्त आ गया है जहां आप और ज्यादा इसमें इंतजार नहीं कर सकते हो, रेड लाइन पर आके ऑलमोस्ट खड़े हुए हैं। तो क्या किया जा सकता है? क्या इसके लिए कोई स्पेशल मिनिस्ट्री ही बना दी जाए, कोई डिपार्टमेंट ही बना दिया जाए जो बहुत बड़े पैमाने पर एक मल्टी प्रोग्राम तैयार करे, जिसमें कई स्टेप्स हों अलग अलग, उनके इम्प्लीमेंटेशन पर ध्यान दें? क्या आप कर सकते हैं? लोगों को कैसे जागरूक बनाया जा सकता है? और तमाम चीजें जो कि प्रदूषण के लिए आपको करनी चाहिए, क्योंकि अब अगर इसे नहीं रोका गया या अब इस पर उस तरीके से ध्यान नहीं दिया गया तो लॉन्ग टर्म में या इवन शॉर्टर टर्म में भी हमें काफी बड़े दुष्परिणाम झेलने पड़ेंगे, हमारे ऊपर, यंग जनरेशन के ऊपर। और ये सबकी हेल्थ से जुड़ा हुआ मामला, जैसा मैंने शुरू में भी कहा था ना, आजकल आप कोई भी छोटी मोटी चीज लेके डॉक्टर के पास जाइए, जब उन्हें नहीं समझ में आता वो सीधे कह देते हैं दिस इज बिकॉज ऑफ द पॉल्यूशन। कैंसर भी हो गया तो दिस इज बिकॉज ऑफ द पॉल्यूशन, सर्दी खांसी भी हो गई है, ठीक नहीं हो रही तो दैट इज बिकॉज ऑफ द पॉल्यूशन। तो आखिर ये पॉल्यूशन हमें ठीक तो करना है ना, हम किस कॉस्ट पे उसको सहन करेंगे ये हमें डिसाइड करना होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। मुझे लगता है इसी तरह की बातचीत से बात और आगे बढ़ेगी। अवेयरनेस के लेवल, चाहे वो हमारी अथॉरिटीज़ के अंदर हो, हमारे अंदर हो, सबके अंदर हो, कलेक्टिव एफर्ट चाहिए होगा, तभी हम इस प्रदूषण को ठीक कर पाएंगे, इसके जाल से बाहर निकल पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का और सभी दर्शकों का भी इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। नमस्कार।